शुरू हुई थी बात जी कार्बो यानी मेरिस पे। कार्बोवेज पे जी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कार्बो वेजिटेबल कार्बन को कहते हैं। वेजिटेबल कार्बन क्या होती है, किस तरह बनती है, कुछ पता है आपको? आम लकड़ी का कोयला, जी अच्छा उसको वेजिटेबल जी कार्बन कहते हैं। अच्छा जी ये जो आप एब्जॉर्प्शन के लिए, गैस कम करने के लिए जी जी बास टिक्कियाँ देते हैं, वो यही चीज़ है ठीक कार्बोवेज। लेकिन ये इनर्ट चीज़ है, वैसे अगर खा ले कोई तो कोई असर नहीं दिखाएगा। हनीमन ने जब इस पे प्रूविंग की है तो उसको फिर इसके बहुत से ऐसे असरात नज़र आए जिस पे उसने वो आगे बहुत गहरी दवाओं में, बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया। कार्बोवेज एलोपैथिक में हवा कम करने के लिए, मैदे की हवा कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये हवा को जज़ब कर लेती है। जब बिल्कुल ड्राई टिक्किया दी जाए तो हवा के ऊपर मैदे के एसिड्स के साथ कोई रद्द अमल नहीं दिखाती, बल्कि हवा को एब्जॉर्ब करती है और वो टिक्किया फूल के उसके अंदर हवा पता नहीं किस तरह इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा जज़ब हो जाती है, समझ नहीं आई, मगर करती है। तो एक रिलीफ देती है जो दूसरे ऐसे मादे जो तेज़ाब से रद्द अमल करके मैदे का अल्कलाइन करते हैं, उनसे ये बेहतर है, क्योंकि वो एक किस्म का एक सिलसिला जारी कर देते हैं। वो मादे जब खून में जज़ब होते हैं फिर दोबारा एसिड बनाते हैं, फिर एंटासिड आप देते हैं, वो उनका मैंने कभी भी अच्छा असर नहीं देखा। लेकिन ये निस्बतन बेहतर चीज़ है। होम्योपैथिक में कार्बोवेज हवा दूर करने के लिए इसलिए इस्तेमाल होती है कि ये हवा बनने के लिए बनने वाली जो चीज़ें हैं बनाने वाली, उनके ख़िलाफ़ जिस्म का रद्द-ए-अमल पैदा करती है। और बनाने वाली वो क्या चीज़ें हैं जिन पर ये रद्द-ए-अमल करती है, ये है असल गौरतलब बात। वरना इतनी ज़्यादा हवा दूर करने वाली दवाएं आपको मटीरियल मेडिकल में मिलेंगी कि पहचान मुश्किल हो जाएगी। तो पहले मैं कार्बोवेज का ये हिस्सा ख़त्म कर दूं, फिर मैं कार्बो एनिमल्स पे दोबारा आता हूँ। तो कार्बोवेज का मिजाज ऐसा है कि सारा जिस्म दिफाई ताकतें गोया खो बैठता है और आज़ाद ढीले पड़े हुए होते हैं और लगता है कि किसी चीज़ के खिलाफ भी रद्द अमल नहीं होगा। सख्त सर्द मरीज होता है, शदीद सर्दी महसूस करता है और खून का दौरान इसमें जो वरीदों का खून है वो मुतासर होता है, शरियानों का खून नहीं। बस ये यानी जिसको कहते हैं ना आर्टरीज, तो शरियानों को कहते हैं, वेन्स कहते हैं वरीदों को। तो वीनस सिस्टम का ब्रेक डाउन कार्बोवेज से ताल्लुक़ रखता है। ऐसा मरीज़ जो इस मिजाज का हो, उसका दिफा ना हो, किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ के ख़िलाफ़ दिफा की ताकत ही ना पैदा हो, उसके अंदर कई किस्म के वर्म्स मैदे में और कई किस्म के जरासीम पलने लगते हैं खाने और अंतड़ियों की नालियों वगैरह में। वो जरासीम जब खुराक को खाते हैं तो उससे जो मादे पैदा होते हैं ब्रेक डाउन करके, वो इंसान के अंदर एक इंसान का फुजला बनाने का निज़ाम है। वो जानदार चीज़ें छोटी छोटी वो अपने फुजले बनाने लग जाती हैं और वो इतने बदबूदार होते हैं कि कार्बोवेज और बदबू दोनों इकट्ठे चलते हैं फिर। इसलिए कार्बोवेज की हवा के साथ हमेशा आप ये पढ़ेंगे कि बदबू ज़्यादा। लेकिन ये बात जो मैंने उस दिन आपसे कही थी, होम्योपैथ बताते हैं कि ऊपर के हिस्से में कार्बोवेज का दबाव, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक तकसीम आर्टिफिशियल चली आ रही है, सब होम्योपैथ इसका बयान करते रहते, सब किताबों में ये लिखा हुआ है। लेकिन इसके जो बैक्टीरिया हैं वो मैदे पे भी असर करते हैं, अंतड़ियों पे भी असर करते हैं
जहाँ जहाँ हवा होगी वहाँ उसका असर ज़रूर होगा। ऊपर की तरफ जो दबाव का जिक्र मिलता है उसके मैंने एनालिसिस करके और करके देखा है। नक्सवामिका की तरह कार्बोवेज की अंतड़ियों में बल देकर खुराक और हवा वगैरह को आगे धकेलने की ताकत कम हो जाती है और इसलिए स्टेगनेंट हो जाता है सब कुछ। मैदे में भी ठहराव का एहसास है और वही वजह है कि मरीज़ जो कार्बोवेज के प्रूविंग करने वाले थे उन्होंने ये अलामत बताई कि ऊपर की तरफ दबाओ। जब वो कोई चीज़ हरकत नहीं करेगी तो ऊपर की तरफ दबाव होगा और दिल पर भी इसका बद असर होता है। जब मैदा और दिल दोनों माऊफ हों या कमज़ोर हो चुके हों तो ऐसे मरीज़ों में बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास होता है कि यहाँ अंदर से मुट्ठी से वो हर चीज़ को बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद अंतड़ियों के निचले हिस्से में भी ताफुन पैदा होता रहता है, हवा बनती है वहाँ भी और हवा खारिज भी होती है मगर सख्त बदबूदार। ये दुआ और कार्बो एनिमेलिस दोनों इस पहलू से कदर मुश्तरक रखती हैं और दोनों में अगर होम्योपैथिक डोज में मुनासिब ताकत में दी जाए तो ना सिर्फ एंटी बैक्टीरियल एक्शन है बल्कि वर्म्स को मारने में ये बहुत अच्छा असर दिखाती है। सबसे मुश्किल बीमारी जो मैदे और अंतड़ियों से ताल्लुक़ रखने वाली है वो वर्म्स की है। बाद ऐसे वर्म्स हैं जो मुस्तकिल वहाँ अपना अड्डा बनाए रखते हैं और अक्सर हवाएं जो हवा की बीमारियां और तकलीफ़ें हैं वो वर्म्स से ताल्लुक़ रखती हैं। इसलिए अगर वर्म्स के ऊपर कंट्रोल हो जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सी ऐसी मुश्किलात से निजात मिल सकती है। दो तरह के मैदे हैं हवा पैदा करने वाले या अंतड़ियाँ। एक वो जहाँ जो सिक्रीशंस हैं उनका तवाज़ुन बिगड़ गया है, ऐसा केस हो तो उसके नतीजे में भी बैक्टीरिया वगैरह दूसरी चीज़ें पनपेंगी और उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। लेकिन एक है कि तवाज़ुन दुरुस्त है और सिर्फ जरासीम और वर्म्स जो छोटे छोटे कीड़े पेट के अंदर हैं उनकी वजह से हवा बनती है। ये इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि जहाँ मैदे के तवाज़ुन बिगड़ते हैं वहाँ मैदे का एसिड होना एक तभी उसका नतीजा है और ये दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा निकलता है इसलिए मैदा एसिड है। अक्सर औक़ात हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी से मैदा एसिड होता है, यानी जिसको एसिडिक लोग कहते हैं। असल दुरुस्त है एसिड, खाली एसिड के साथ सही ज़ुबान में एसिडिक नहीं कहा जाता बल्कि एसिड रिएक्शन। और ये एसिडिक का कायम मुकाम एसिड भी दोनों माने रखता है एसिड के नाम। यानी तेज़ाब और तेज़ाबियत दोनों के लिए लफ्ज़ एसिड इस्तेमाल होता है। तो मैदे की तेज़ाबियत में जो काबिल तवज्जो बात है कि जो कुदरती महलूल तेज़ाबी महलूल मैदे के ग्लैंड से निकलता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। लार्जली हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कम हो जाए तो उससे भी इंसान के जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं उसमें तेज़ाबियत की अलामतें मिलती हैं। उसकी वजह यह है कि वो खाना मैदे के अंदर गलना सड़ना शुरू हो जाता है और देर से निकलने की, जब वो तेज़ाब बनाता है फॉल्स एसिड्स बनाता है, खुराक तेज़ाब बना रही है। तो मैदे का जो वो हिस्सा जो अंतड़ियों की तरफ रुख रखता है और वहाँ 3 घंटे के बाद पहली दफ़ा गालबन खुलता है, कुछ अर्से के बाद खुलता है, वो तेज़ाब के असर से जो फॉल्स एसिड है सिकुड़ जाता है। इसलिए उसको पाइलोरिक एंड कहते हैं गालबन। पाइलोरिक एंड सिकुड़ने से खाना और भी ज़्यादा देर लगा देता है मैदे के अंदर और स्टेगनेंट हो जाता है। उस स्टेगनेंट खाने
के नतीजे में इस तेज़ाबी डकार और हवाओं का रुझान ऊपर की तरफ और परेशानी, ये सारी बातें पैदा होती हैं। ये स्टेगनेंट होना कार्बोवेज से भी ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि कार्बोवेज में मूवमेंट में कमी आ जाती है, और अगर अंतड़ियों की मूवमेंट जारी हो तो मैदे से वो तेज़ाब खींचने का भी अमल करती हैं। असल में ये कनेक्टेड है। ये सारी लाइन जो है, अगर किसी जगह इसकी मूवमेंट कम हो जाए तो पिछली लाइन भी मुतासर हो जाएगी। इसलिए कार्बोवेज में स्टेगनेंसी एक नुमाया किरदार है, और ये जो इसका ठहराव है, ये अंतड़ियों के हर हिस्से से, खाने की सारी नाली से ताल्लुक़ रखता है। जो बैक्टीरिया से सिर्फ वर्म से हवाएं पैदा होती हैं, वो ज़्यादातर अंतड़ियों वाले हिस्सों में पैदा होती हैं। मैदे की बजाय अंतड़ियों वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, और उनका ऊपर की तरफ भी दबाव वक्ती तौर पर हो सकता है, लेकिन सारे मैदे में ही, सारे पेट में ही हर वक्त तूफान आया रहता है। बाज़ ऐसी हवाएं हैं जो सारे जिस्म के जो खुलियाँ हैं उनके खुश्क होने और सूखने से पैदा होती हैं। उसमें अंतड़ियाँ और मैदा ये भी शामिल हैं। इनके अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं जो सीक्रेशंस भी पैदा कर रहे हैं। वो तवाज़ुन दुरुस्त रखते हैं। खून से पानी लेके अंदर की तरफ, बाहर की तरफ लुआब निकालते हैं, और अंदर से पानी लेकर खून की तरफ भेजते हैं। इस तरह ग़िज़ा मुंतकिल होती है। वो जब सिकुड़ जाएं या कमज़ोर हो जाएं तो वो सारा निज़ाम हज़म दरम बरम हो जाता है। उसके नतीजे में खाना आज खुद किसी बैक्टीरिया का मोहताज नहीं, आज खुद ही कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है। कुछ कभी किसी किस्म की गैसें बन गई, कभी किसी किस्म की गैसें बन गई। ऐसा मैदा या अंतड़ियाँ जिनमें इस खुश्की मिजाज की वजह से हवा पैदा हो, जरासीम ना भी हो तो हवा बनेगी, और इलामत यह है कि हवा में बदबू नहीं होगी। और चाइना इस पहलू से सबसे चोटी की दवा है। चाइना को मलेरिया के बाद इस्तेमाल करते हैं। मलेरिया की भी दवा है। मलेरिया के बाद ख़ास तौर पर जो जिस्म में खुश्कियाँ पैदा हो जाएं, उसके लिए चाइना यानी कुनीन इस्तेमाल की जाती है। और चाइना बार्क है असल में। कुनीन तो एक बाकायदा आपने एक्टिव प्रिंसिपल ले लेके उसको बनाया हुआ है, लेकिन चाइना वो दरख्त जिससे कुनीन बनती है, उसकी बार्क से जो दवाई बनती है उसको चाइना कहते हैं। चाइना में ये सारे मिजाज पाए जाते हैं, क्योंकि कुनीन जब देते हैं तो कहते हैं बाज़ दफ़ा ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में कि खुश्की हो जाती है, हम नहीं खाएंगे कुनीन। तो वो जो खुश्की मिजाज की है, ग्लैंड्स की है, ये चाइना का ख़ास हिस्सा है, और उसके वजह से अगर हवाएं पैदा होंगी तो वो बेबदबू के होंगी। लेकिन चाइना को सिर्फ बग़ैर बदबू के हवा के लिए रखना ये दुरुस्त नहीं है। कुछ अरसे के बाद ऐसे मैदों में और अंतड़ियों में बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। इसलिए अगर जिस्म का बाकी हिस्सा खुश्कियों की इलामत हो, ज़ाहिर करता हो, और पेल सिकुड़ा हुआ चेहरा, तो ज़रूरी नहीं है कि बेबदबू की हवा हो तो आप चाइना दें। अमूमी मिजाज देख लें, उसके बाद अगर हवा ज़्यादा है और बदबू भी है तो चाइना का मिजाज है तो उसको दुरुस्त करेगा, वरना कार्बोवेज दुरुस्त नहीं करेगी। आप समझते रहेंगे कार्बोवेज है, हालांकि कार्बोवेज उस खुश्की पैदा नहीं करती ग्लैंड्स में। अमूमी एक कमज़ोरी है सारे मस्कुलर सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, और चाइना जो है वो खुश्क मिजाज है। तो चाइना का मिजाज अगर हो तो हवा के लिए इंतज़ार न करें कि बदबू आए। वो शुरू में नहीं होगी, लेकिन फिर पैदा भी हो जाती है। जो बैक्टीरिया वाला हिस्सा है वो सबसे मुश्किल है। मैं चाहता हूँ आज आपको बैक्टीरिया वाले हिस्से में आपको बताऊं कि बहुत मौसर दवाएं मेरे तजर्बे में कौन सी आई हैं। जहाँ तक आम वर्म, बैक्टीरियन वर्म्स, मुख्तलिफ किस्म के वर्म्स हैं,
क्या क्या नाम है यासिफ? हुक वर्म है, टीनिया है, टेप वर्म भी होता है, टेप वर्म है और थ्रेड वर्म, थ्रेड थ्रेड वर्म। हाँ, थ्रेड वर्म तो आम चमूने जिसको कहते जी, हैं। और हुक वर्म तो आपने कह दिया, हुक, हाँ, यही 3-4 किस्म के हैं सबसे मुश्किल हुक वर्म है जी। हुक जो लटका रहता है हर जगह। अमूमी तौर पर वर्म्स में एक ऐसी दवा है जिसका लोग कम इस्तेमाल करते हैं मगर बहुत ही इफेक्टिव, वो स्टेनम है, STANNUM। और कोई हमारे जो मुंतज़मीन है सलीम, याद से कहना कि जितनी दवाएं हम कहते हैं उसको लिख कर आखिर पर बोर्ड पर वो दवाओं के स्पेलिंग उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी आ जाने चाहिए। जिनका जिक्र आता है उनका कई दफ़ा आते रहना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर शिकायतें आ रही हैं कि आप कहते हैं हमें कुछ नहीं पता लगता इसके स्पेलिंग क्या है। स्टेनम, STANNUM। दूसरी दवा जिसका अमूमन कम इस्तेमाल होता है या गालबन होता होगा लेकिन मेरे इल्म में इतना ज़्यादा नहीं होता, वो है सैबाडिला। सैबाडिला को छींकों के साथ इतना वाबस्ता कर लिया गया है कि अमूमन छींकों के लिए दिमाग में आती है। हालांकि सैबाडिला भी वर्म्स को ख़त्म करने में एक चोटी का असर रखती है, और बहुत सी ऐसी छींकें हैं जिनका वर्म से ताल्लुक़ है। वो जो अंदरूनी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को जब इरिटेट करती हैं बाज वर्म्स, तो ये भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। वो सारे म्यूकस मेम्ब्रेन में वजूद हिस्सी पैदा कर देते हैं वर्म्स, और उसकी वजह से जो छींकें आएंगी वो इसी से रुकेंगी। तो असल में वो वर्म्स हैं जो जिम्मेदार हैं। और तीसरी दवा जो हुकवर्म के लिए चोटी की दवा है वो है कार्बो एनिमेलिस। मैंने एक दफ़ा वक्फ़े जदीद में एक कम्बिनेशन बनाया था वर्म्स का, तो बिलअमूम काम आ जाता था, लेकिन असल में बहुत सी दवाएं हैं जिनका ताल्लुक़ है, इसलिए बाज़ हालात, बाज़ मुल्कों के पेश नज़र बाज़ कम्बिनेशन वक्ती तौर पर बनाने चाहिए, क्योंकि अकेली दवा से वर्म्स का इलाज करना ज़्यादा सब्र तलब मामला है, और वक्त आजकल थोड़ा होता है, इसलिए हर मरीज़ का पहचान कर ये फ़लाँ का होगा वो मुश्किल पड़ जाती है। उसमें मुझे अब याद नहीं क्या क्या दवाएं रखी थी, लेकिन मेरे नज़दीक ये 3 दवाएं बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगी और बहुत हद तक काफ़ी हो सकती हैं। फिर जो बचेंगे उनका इलाज अलग हो सकता है। स्टेनम के मुतालिक मैंने देखा है कि ये यूँ ऐसा असर रखती है जैसे वर्म्स को पिघला देगी, और पिघलाने का जो असर है वर्म्स को, यानी वो तहरील से हो जाते हैं, उनमें जान नहीं रहती। ये बाज़ दवाओं में है। बाज़ दवाओं में अंदरूनी जो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस हैं उनको नॉर्मलाइज कर देती हैं, तो वर्म्स के लिए आबोहवा मुनासिब नहीं रहती। वर्म्स को जिस किस्म के पेट में, अंतरियों में पलने का माहौल चाहिए, वो माहौल अगर सिक्रीशंस दुरुस्त हो जाएं, बैलेंस ठीक हो जाएं, तो माहौल उनके लिए बिगड़ जाता है। तो सेहतमंद हवा उनके लिए पोल्यूटेड हवा बन जाती है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। चमूनों के लिए मीठा खिलाना एक अच्छा इलाज है, क्योंकि मीठे से चमूने को बड़ी सख्त नफरत है, और लोग समझते हैं कि मीठे से चमूने पैदा होते हैं। हालांकि मीठे से ऐसी नफरत है चमूने को कि ये भागता है और अंतरियों से बाहर निकलकर इर्द गिर्द जब जिल्द पे खारिश पैदा करता है, तो उस वक्त लोग कहते हैं कि ये चमूने लड़ रहे हैं। अगर मैदा और अंतरियां मीठे ना हों तो चमूना बाहर ही नहीं आएगा। 2 वक्तों में बाहर आता है चमूना, और इसके इलाज के लिए आपको इसका मिजाज समझना ज़रूरी है, वरना आपको सही तौर पे इसको टैकल नहीं कर सकते। एक ये अंडे देने के लिए बाहर आता है, और रात के वक्त किसी वक्त ये बाहर आकर
تو ارد گرد مکد کے ارد گرد جلد پہ انڈے دے کے چلا جاتا ہے. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ایسے بچے جن کو زیادہ چمونے تکلیف دیتے ہیں، ایک ان کو تیل یا ویزلین وغیرہ لگا دی جائے. وہاں اس کے جو انڈے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں. ویزلین وغیرہ کی سرفس کے اوپر یا وہ پھسل کے گر جاتے ہیں یا وہ افیکٹو نہیں رہتے، وہ فرٹائل نہیں رہتے، تو وہ پھر دوبارہ واپس جاتے ہیں اندر. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ چمونے کی جو عادت ہے یہ کیا ہے. میٹھے سے نفرت کی وجہ سے یہ باہر آتا ہے، میٹھے سے پیدا نہیں ہوتا. اور باہر آ کے جو خارش پیدا کرتا ہے، وہاں اگر مقامی طور پر کوئی چمونہ مارنے کی دوائی اگر ہوتی ہو آپ کے ہاں، استعمال کر کے دیکھیں، کافی چمونے مریں گے اس سے. لیکن ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں تو کوئی ایسی نہیں ہے بیرونی دوا مارنے والی. ہم تو اندرونی علاج کرتے ہیں اور عادتیں بچھا کے مریضوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ خیال رکھنا ہے اس بات کا. تو انڈوں کی روک تھام اور چمونہ مارنے کے لیے سٹینم اچھی دوا ہے. سیباڈیلا بھی، لیکن سٹینم خاص طور پر بہت اچھی ہے. یہ جو ورمز کو پگھلانا ہے، اس میں بعض ورمز تو ہیں جو میدے وغیرہ کے ہیں، بعض ہیں جو بلڈ میں آ جاتے ہیں اور ان کے سائیکلز ہوتے ہیں. بعض وہ جگر میں بھی جاتے ہیں، بعض پھیپھڑوں میں بھی چلے جاتے ہیں. اور کون کون سے ورمز ہیں جو پھیپھڑوں میں بھی چلے جاتے ہیں؟ میں ذہن میں آ رہی نا نام سارے، لیکن وہ جلد میں بھی. ہاں، جلد میں بھی ہیں. اور ایک ان میں سے افریقن وہ ورم ہے جو فلیریسس پیدا کرتا ہے. جی، یعنی بعض اعضاء پاؤں وغیرہ پھول کے موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. نکالتے ہیں اس کو. ہاں، اس کو نکالتے ہیں. افریقہ میں رواج ہے اس کو سوئی اس کے ایک کانٹے کے اوپر، کسی کانٹے کے اوپر جو لے کے ہلکا ہلکا لپیٹتے رہتے ہیں اور کچھ عرصہ لپیٹ کے پھر وہیں وہ اس کو پیک کر کے چھوڑ جاتے ہیں. پھر جب ان کو وقت ملتا ہے پھر آ کے لپیٹتے ہیں. وہ اگر ٹوٹ جائے تو بہت خطرناک ہے، وہ سارے جسم میں پھر وہ کینسر کی طرح اپنے بیج پھینک دیتا ہے. اور اگر جو ماہر ہیں وہ نکال لیں تو پورے کا پورا ثابت نکلاتا ہے. پھر اس کا ہومیوپیتھک علاج سلیشیا ہے. 6X میں بالکل پگھلا دیتی ہے اس کو. پگھلانے سے مجھے یاد آئی، یعنی اس کا پہلے بھی غالباً میں ذکر کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، میرا خیال کیا تھا ایک دفعہ، ہے نا. ہاں، تو سلیشیا میں نے دوبارہ اس لیے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے اندرونی طور پر کیڑے مارنے میں بھی سلیشیا کو اثر دکھاتی ہو. اس لیے اس کو تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے. میں نے کبھی پہلے کیا نہیں، مجھے ابھی خیال آیا، آج ہی خیال آیا ہے، اس لیے اس بات کو دوبارہ دہرایا تھا کہ جس طرح سٹینم کیڑوں کو پگھلاتا ہے، سلیشیا بھی بعض کیڑوں کو پگھلاتی ہے. لیکن سلیشیا کا پگھلانا اور سٹینم کا پگھلانا مختلف سائنسی وجوہات رکھتا ہے. اس لیے تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے. یقینی نہیں کہ دونوں کے مزاج ملتے ہوں، کیونکہ اثر ایک جگہ ملتا ہے. سلیشیا تو جسم کے اندر ہر بیرونی مادے کے خلاف لڑتی ہے، اور کس طرح لڑتی ہے وہ اتنا حیرت انگیز ہے وہ نظام کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے. اس کو تحقیق کی حد سے بہت باہر کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت نمائی ہے اس میں. لیکن انتڑیوں کی سرفس پر اندر کی طرف اگر کوئی بیرونی چیز ہو، اس کو نکالنے میں یہ مدد دے گی یا نہیں، یہ ہے سوال. سٹینم ان خون کے اندر نہیں اثر دکھاتا، خلیوں کے اندر گھسی ہوئی چیز کے اوپر سٹینم کو کوئی اثر نہیں ہے. اس سلیشیا کا ہی اثر ہے، کیونکہ وہ اینٹی باڈیز کو متحرک کرتی ہے اور ایک قسم کا ان کی وارننگ دیتی ہے، ان کو خطرے کا الارم بجاتی ہے کہ فلاں جگہ یہ غیر معمولی باہر کی چیز ہے، اس کو نکالو. تو سلیشیا اس میں مضر ہے نہ فائدہ مند ہے. اب سلیشیا کے اس اثر کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ انتڑیوں کے اندر جو سرفس پر کیڑے ہیں ان کے خلاف بھی ایسا ہی رد عمل دکھائے گی کہ نہیں. یہ ایک تحقیق طلب چیز ہے. اور اس کے علاوہ سلیشیا کے ہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ایبورٹیو ٹینڈنسیز میں سلیشیا مفید ہو سکتی ہے کہ نہیں.
کیونکہ اوور ریئیکشن کو بھی یہ کریکٹ کرتی ہے. یہ جو عجیب مسٹری ہے نا سلیشیا کی، وہ یہ ہے کہ ہائپر سینسٹیوٹی کو بھی درست کرتی ہے. اس لیے لیوپس میں بھی اس کو آزمائش ضروری ہے. یہ بھی یاد لکھ لیجیے. ٹھیک.